पाकिस्तानी सियासतदानों की एक खूबी का मैं बड़ा मोतरफ हूँ। वो जब चाहें कोई भी मंजन बेच सकते हैं और उनकी खुशकिस्मती देखें कि उन्हें अपने इस मंजन के लाखों नहीं बल्कि करोड़ खरीदार भी मिल जाते हैं। कोई सोच सकता था कि शहबाज शरीफ, जिन्होंने इक्तदार में आकर आसिफ जरदारी को सड़कों पर घसीटना था, वो उन्हीं जरदारी के वोटों से आज वजीर आजम बने हुए। इमरान खान चौधरी परवेज इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, जबकि परवेज इलाही अगले रोज एक इंटरव्यू में इमरान खान को कायदे आज़म के बाद पाकिस्तान सबसे बड़ा लीडर कह रहे थे। एक लंबी फहरिस्त है जो उन सियासतदानों के बारे में बताई जा सकती है। इमरान खान भी आसिफ जरदारी को सबसे बड़ी बीमारी कहते थे और फिर वजीर आजम नवाज शरीफ के दौर में इन दोनों का इत्तेहाद हुआ था और सेनेट के इलेक्शन में पीटीआई के सेनेटर्स ने पीपीपी के सेनेटर सलीम मांडवीवाला को डिप्टी चेयरमैन बनाने के लिए वोट डाले। हमारे सियासतदानों ने हमारे लोगों के जहनों में ये बात बिठा दी है कि वो कोई भी किस्म उठा सकते हैं, वादा कर सकते हैं, मुखालिफिन पर हर तरह का इल्जाम लगा सकते हैं, पूरे मुआशरे को एक दूसरे के खिलाफ लड़ने और तकसीम करने के बाद अचानक पलटी खाकर उनको गिले भी लगा सकते हैं, और इसे वो सियासत और जमहूरियत की खूबसूरती कहते हैं। और ये वारदातें डालने के बाद वो अपने हामियों से दाद भी मांगते हैं कि देखा कैसा करतब किया, और अवाम उन्हें मायूस नहीं करते और उन्हें दाद मिलती भी है। वैसे अब तसव्वुर कर सकते हैं कि कोई आम इंसान चौधरी साहिब जरदारी साहिब के बारे नाजेबा अल्फाज बोलता तो उसका उन्होंने किया हशर नशर कर देना था, लेकिन यहाँ देखें, एक दूसरे को चोर डाकू कहने के बाद मुलाकातें हो रही हैं, लंच डिनर हो रहे हैं, हुकूमतें बन रही हैं और किसी को कोई मसला नहीं है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और जरदारी के हामियों को भी अपने लीडरों की बातों और पलटने पर कोई एतराज नहीं, तो यही हाल इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही के हामियों का भी। मुझे तो कभी कभार लगता है कि ये सब सियासी लीडरों की एक दूसरे को ब्लैकमेलिंग है, आवाम को चूना लगाने के लिए जानबूझकर एक दूसरे के जाली दुश्मन बने हुए हैं। जो अपने मुखालिफ को ज्यादा डरा सकता है, इसे ऊंची आवाज में बड़ी गाली दे सकता है, वही मुखालिफ को सुलह पर मजबूर कर सकता है कि तुमने अब मेरी शराइत पर सुलह करनी है। शुरू में तो दोनों एक दूसरे को खूब सुनाते हैं, उनकी करप्शन की कहानियां जलसे जुलूसों में मजे लेकर तकरीरों में बयान करते हैं, उनके खिलाफ ट्विटर पर ट्रेंड्स चलवाती है, अपने हवारियों और हामियों से इन्हें गालियां दिलवाते हैं। कुछ दिन कुछ माह कुछ साल ये मुकाबला चलता रहता है और फिर वो जीत जाता है जिसकी आवाज ज्यादा ऊंची थी या जो ज्यादा गालियां अपने हामियों से निकलवा सकता था। फिर आपको अचानक महसूस होता है कि वो आपको बड़ा फायदा दे सकता था, इक्तदार की राह में मददगार साबित हो सकता था। फिर आप फौरन इसके पांव पकड़ लेते हैं और जिसे कभी शैतान कहते थे, इसे महात्मा का दर्जा देकर उसकी वफादारी का हलफ उठा लेते हैं और इसे आप अपनी समझदारी, चालाकी और सियासत कहकर अपने हामियों, अपनी फैमिली और दोस्तों से दाद भी वसूल करते हैं कि देखा कैसा खेला। पूरा खानदान जिसने इस लीडर से गालियां खाई थीं वो भी इसका नामे पर फूला नहीं समाता और वावा के डॉनगिरे बरसाता है कि किया कमाल दियो खेला है, किया आला पाई की सियासत की, आपका कोई जोड़ नहीं। जब चौधरी परवेज इलाही अपने इंटरव्यू में कायदे आज़म के बाद इमरान खान को बड़ा लीडर कह रहे थे कि उनकी कदर करो, तो मुझे इमरान खान की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आई जो उन्होंने 2003 में पार्लियामेंट के कैफेटेरिया में की थी, जिसमें उन्होंने चौधरी खानदान के हवाले से बैंकों की दस्तावेजात की कापियां हम सहाफियों में तकसीम की थी। इन दस्तावेजात में इंकिशाफ किया गया था कि कैसे चौधरी खानदान ने मुख्तलिफ बैंकों से करोड़ों रुपए कर्ज मुआफ कराया था। बाद में ये सब दस्तावेजात आने वाले बरसों में कौमी असेंबली के वक्फा सवालात में भी पेश हुई थी, जिसमें सब बैंकों की तफसील दी गई थी। मेरे पास वो सरकारी दस्तावेजात महफूज है। इसी कौमी असेंबली में ही फहमीदा मिर्जा की वो तफसीलात पेश की गईं कि उन्होंने सिंध में वाक़े मिर्जा शुगर मिल्स के जिम्मे बैंकों के 84 करोड़ रुपए मुआफ कराए थे। इमरान खान का उन दिनों में नारा था कि वो बैंकों से लूट मार करने वालों से सब पैसा निकलवाएंगे, और इसलिए तहरीक का नाम इंसाफ रखा गया था कि अब तक जो इंसाफ नहीं हुआ था वो अब ये जमात करेगी। बाकी छोड़ दें, जो इंसाफ खान साहब ने चौधरी साहब और फहमीदा मिर्जा के साथ किया वो तारीखी है। फहमीदा मिर्जा को तो वजीर आजम बनते ही खान साहिब ने अपनी काबीना में वफाकी वजीर बना दिया, जबकि परवेज इलाही को पहले पंजाब असेंबली में स्पीकर और अब वजीर आला बना दिया। तहरीक इंसाफ के दोस्त इसे वक्त की जरूरत और खान की आला हिकमत अमली और सियासत कहकर रोज तालियां बजाते हैं। अब जरदारी और शरीफ खानदान का हाल सुन ले। मुझे याद है नवाज शरीफ वजीर आजम थे तो एक दिन में वजारत कानून में गया हुआ था
تو وہاں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ پتہ چلا جنیوا سے ایک وکیل نے پاکستانی حکومت کو ایک خط لکھا تھا۔ وہ وکیل پہلے بھی بے نظیر بھٹو اور زرداری کے خلاف حکومت پاکستان کے مقدمات میں پیش ہوتا رہا تھا۔ اس نے نواز شریف حکومت کو لکھا کہ اس کے نوٹس میں آیا ہے کہ زرداری صاحب نے سوئس حکومت اور عدالت کو اپروچ کیا تھا کہ بے نظیر بھٹو کے وہاں ضبط شدہ نیکلس اور دیگر قیمتی اشیاء اور پیسہ انہیں واپس کیا جائے اور ان کی اولاد اب اس اثاثے کی جائز وارث ہے۔ زرداری کا کہنا تھا کہ پرویز مشرف والے NRO کے بعد اب وہ مقدمہ ختم ہو چکا ہے، لہٰذا اب بے نظیر بھٹو کے منجمد اثاثے انہیں واپس کریں۔ جب یہ بات وزیر اعظم نواز شریف کے نوٹس میں لائی گئی تو انہوں نے اپنے سیکریٹری قانون کو بلا کر کہا کہ زرداری کو یہ پیسہ نہ لینے دیں۔ یہ سارا پیسہ پاکستانی عوام کا تھا جو لوٹ کر منی لانڈرنگ کے ذریعے جنیوا منتقل کیا گیا۔ سیکریٹری لا کو کہا گیا کہ فوراً جنیوا میں وکیل کی خدمات حاصل کریں اور اس مقدمے میں فریق بن کر بے نظیر بھٹو کے منجمد اثاثے پاکستان واپس لائیں۔ ذرا ذہن میں رکھیں کہ 2014 میں جب یہ خط آیا تھا، اس سے پہلے 2008 میں نواز شریف کے وزیر زرداری حکومت میں پرویز مشرف سے حلف لے کر گیلانی کی کابینہ میں کام کر چکے تھے۔ بے نظیر بھٹو اور زرداری کی منی لانڈرنگ کا مقدمہ 1997 میں شروع ہوا جب نواز شریف وزیر اعظم تھے۔ اس دوران 2006-7 میں بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کا لندن میں چارٹر ہوا، ملاقاتیں ہوئیں اور پھر 2008 میں مشترکہ حکومت بنائی گئی۔ اور پھر ایک دن 2014 میں سوئس وکیل کا خط ملتا ہے تو اچانک نواز شریف کو یاد آ جاتا ہے کہ بے نظیر اور زرداری تو ملک لوٹ کر دولت سوئٹزرلینڈ لے گئے تھے، جسے زرداری اب چپکے سے نکلوانا چاہ رہے ہیں، لیکن ہم نہیں نکلوانے دیں گے۔ آج 2022 میں اسی زرداری اور بے نظیر بھٹو کا بیٹا اسی شہباز شریف کی حکومت کا وزیر خارجہ ہے اور دنیا کو ان کی خوبیاں بتا رہا ہے۔ آج اسی عمران خان، چودھری پرویز الہی، آصف زرداری اور شریفوں کے حامی ڈھول کی تھاپ پر ناچ رہے ہیں کہ دیکھا ہمارا لیڈر کتنا بڑا کھلاڑی ہے، یا ہمارے والا تو سب پر بھاری ہے۔